ठीक है, तो फर्स्ट मॉड्यूल देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू एक्सेल। तो इसमें एजेंडा है, इसको हम कवर करेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट है, व्हाई डू यू नीड टू लर्न एक्सेल। सेकेंड है, जॉब अपॉर्चुनिटी विद एडवांस एक्सेल, व्हाट इज एक्सेल, हिस्ट्री ऑफ एक्सेल, टाइप ऑफ रिपोर्ट्स, एक्सेल एक्सटेंशन, इंट्रोड्यूस, रो कॉलम रेंज सेल, बेसिक एंड न्यू एक्सेल फीचर, understanding the Excel ribbons and their group, extract the data with flash fill, sorting and filtering, types of cell reference, advanced advanced use of paste special, increase the productivity with Excel shortcut key। तो इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट में है कि व्हाई डू वी नीड टू लर्न एक्सेल। तो देखा जाए मोस्टली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेल का मोस्टली यूज होता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे वो कोई भी हो, हर किसी को कुछ ना कुछ एक्सेल पे ही परफॉर्म करना पड़ता है। कुछ ना कुछ रिपोर्ट चाहे कुछ भी उन्हें करना ही पड़ता है, एक्सेल पे टास्क परफॉर्म करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे फर्स्ट रीजन है, एक्सेल एप्लीकेशन इज यूज वाइडली इन द वर्ल्ड। तो देखा जाए तो हर ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेल यूज होता है, मोस्टली जो यूज होने वाला जो एप्लीकेशन है वो एक्सेल है। सेकेंड क्या है, यू कैन क्रिएट द रिपोर्ट इन लेस टाइम, बिकॉज कि इसमें हमारे पास बहुत सारे फंक्शनलिटी है, फीचर है, तो उसके यूज करके हम क्रिएट कर सकते हैं रिपोर्ट को बहुत लेस टाइम में यहाँ पे। तो दूसरा ये होगा। तीसरा रीजन क्या हो सकता है, यू कैन डू द एनालिसिस इजिली, और इसमें आप एनालिसिस भी कर सकते हो इजिली, क्योंकि इसमें फॉर्मूला बहुत सारी चीजें हैं, तो फॉर्मूला का यूज करके आप कर सकते हो। फोर, एक्सेल स्किल यू कैन वर्क इन एनी इंडस्ट्री एंड एनी डिपार्टमेंट। जो एक्सेल स्किल है ये आप इसको वर्क कर सकते हो, एक्सेल स्किल के हेल्प से आप किसी भी इंडस्ट्री में और किसी भी डिपार्टमेंट में यहाँ पे। तो इस ये सारे रीजन है जो कि हमें एक्सेल पढ़ना चाहिए, क्योंकि मोस्टली यूजफुल एप्लीकेशन है, हर डिपार्टमेंट में हर इंडस्ट्री में यूज होता है। तो इससे पता चलता है कि एक्सेल की कितनी डिमांड है फ्यूचर में। नेक्स्ट हम देखते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो एचआर में भी बहुत सारे डेली बेसिस पे उनको भी एनालिसिस करना पड़ता है, जैसे कि मान लो फीडबैक को एक तरह से लेना, कोई नॉमिनेशन करना हो, कोई एक्टिविटी परफॉर्म कराना हो, तो एचआर को भी एक्सेल पे बहुत सारी रिपोर्ट बनानी पड़ती है एचआर से रिलेटेड, सैलरी वैली से रिलेटेड। तो फिर से मार्केटिंग टीम को भी एक्सेल का यूज करना पड़ता है कि बजट क्या है, कैसे मैनेज करना है, कितने सेल है, सारी एक्सेल पे ही। जैसे डेटा एनालिस्ट में भी यूज होता है एक्सेल का, एक तरह से डेजिनेशन है ये जो एक्सेल की स्किल सेट के साथ। जैसे बिजनेस एनालिस्ट भी एक्सेल पे ही वर्क करता है, जो बिजनेस एनालिस्ट है तो मोस्टली एमआईएस एक्सिक्यूटिव का मोस्टली वर्क एक्सेल पे ही होता है। फिर से रिपोर्टिंग एनालिस्ट हो गया, फिनेंशियल एनालिस्ट हो गया, तो ये जितने भी डेजिनेशन है एक तरह से ये मेजरली एक्सेल पे ही मोस्टली वर्क करते हैं, ये डेजिनेशन वाले। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, यहाँ तक तो क्लियर है सर। वैसे और भी ब्रॉड है, जिससे हम अदर भी डेजिनेशन पे जाते हैं, जैसे कि डेटा एनालिस्ट हो गया, फिर और बहुत सारी चीजें हैं, उसमें हर जगह एक्सेल का ही मान लीजिए। जहाँ पे डेटा एनालिटिक्स की बात आती है वहाँ पे हर जगह एक्सेल का ही डिमांड करते हैं, क्योंकि एक्सेल में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो यहाँ पे एक तरह लिमिट नहीं है, और सर किसी मैं में भी ये मांग सकते पूछ रही हैं। थी एक्सेल जी एक्सप्लेन। अब यहाँ पे लिखा व्हाट इज एक्सेल। तो एक्सेल इज ए पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम मेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। यू कैन क्रिएट एंड फॉर्मेट द स्प्रेडशीट एंड वर्कबुक। तो यहाँ पे एक्सेल क्या है, एक तरह से पावरफुल स्प्रेडशीट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक तरह से प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट का। तो जैसे हम ऑफिस में जाते हैं, यहाँ पे यदि ऑफिस हम इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट आते हैं ऑफिस में। तो ये मेरा 360 का है, तो जैसे वर्ड आ गया, एक्सेल आ गया, आउटलुक हो गया, और भी होता है जो मेजर हमारा है ऑफिस का। तो एक ऑफिस क्या हो गया, एक हमारा एप्लीकेशन हो गया, एक तरह से प्रोडक्ट हो गया। ऑफिस के अंदर हमारा बहुत सारे, एक तरह से ये सॉफ्टवेयर हो गया। ऑफिस के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट आता है, एक एक्सेल हो गया, फर्स्ट फर्स्ट हमारा हो गया एक्सेल, एक्सेल हो गया। सेकेंड जो हो गया एमएस एक्सेस हो गया, एक डेटा बेस है, ये भी एक प्रोडक्ट हो गया। थर्ड हमारा हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस वर्ड। फोर्थ हमारा हो गया ये पावर पॉइंट। एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट।
तो मेजर देखा जाए तो ये मोस्टली यूज होने वाले हैं एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट। तो ये इसका ऑफिस के अंडर मोस्टली जो यूज होने वाले ये आते हैं एप्लीकेशन। जो सबसे ज्यादा मोस्टली यूज होता है एक्सेल होता है, फिर से एमएस एक्सेस भी होता है, लेकिन एक तरह से डेटाबेस है। जैसे हमारा एसक्यूएल एक डेटाबेस हो गया, तो एमएस एक्सेस भी एक तरह से एक डेटाबेस है, एप्लीकेशन है। इसमें भी हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, क्वेरी का भी हम इस पे रन करा सकते हैं एसक्यूएल की तरह, लेकिन ये एमएस एक्सेस भी एक डेटाबेस है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, यहाँ कहाँ पे यूज होता है? ये यूज होता है जैसे हमें कोई डॉक्यूमेंटेशन बनाना होता है, जैसे ऑफिस में हमें किसी चीज का डॉक्यूमेंट बनाना, जैसे मान लो हमने प्रोजेक्ट कर लिया, तो उस चीज को प्रोजेक्ट के बारे में कैसे यूज करना है, उस टूल को जो भी सॉफ्टवेयर बना हुआ है, तो उसको कैसे यूज करना है स्टेप बाय स्टेप, उसके बारे में हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे उसको डिस्क्रिप्शन देते हैं, फिर से डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो डॉक्यूमेंट के पर्सपेक्टिव से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हैं। पावर पॉइंट क्या होता है, बेसिकली यूज होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि हमें प्रेजेंट करना होता है किसी एनालिसिस को अपर लेवल मैनेजमेंट को, तो हम एक पीपीटी बनाते हैं जो कि जो समराइज होता है इंफॉर्मेशन, उसको हम रखते हैं और ब्यूटीफुल एक तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको हम प्रेजेंट करते हैं अपर लेवल मैनेजमेंट को। तो मोस्टली जो भी हमारा मीटिंग होती है जैसे लीडरशिप का, वो सारे पावर पॉइंट में ही प्रेजेंट करते हैं कि हमारे प्रोसेस में क्या चल रहा है, कौन सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है और कहाँ तक हमारा गोल क्या है, मिशन क्या है, वो सारी चीजें इससे प्रेजेंट करने के लिए पावर पॉइंट का यूज होता है मोस्टली। और एमएस एक्सेस का बेसिकली क्या होता है कि इसमें बहुत सारे लार्ज डेटा है, जो कि एक्सेल के पास कैपेबिलिटी कितनी है, 10,48,576 है। जबकि ये तो इतना है, लेकिन इसमें 5 लाख भी डेटा हम यदि इसमें स्टोर करते हैं, ओपन करते हैं, तो इसकी जो फंक्शनैलिटी है वर्क नहीं करता है, क्योंकि कभी कभी हैंग हो जाता है, क्रैश हो जाता है। तो इसकी कैपेबिलिटी नहीं है इतना वर्क करने के लिए, लेकिन इससे ज्यादा आता है, 10 लाख एबव आता है, तो हम एमएस एक्सेस का हेल्प लेके उसमें स्टोर कर सकते हैं डेटा को, क्योंकि इसके पास कैपेबिलिटी नहीं होती है एक्सेल के पास। तो ये हमारा ऑफिस का ये प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे एक्सेल का हिस्ट्री है। एक तो आप इंटरनेट पे जाओगे तो वैसे मिल जाएगा, बस एक गो थ्रू कर रहा हूँ, इस पे ज्यादा मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में ये जैसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा नहीं हुआ था, लेकिन स्टार्टिंग में एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल स्टूडेंट ने किया था जिसका नाम था डैन ब्रेकलिन। उसने एक कैलकुलस, एक तरह से कैलकुलेटर बनाया था, जैसे कि 20 और 5, 20 रोज और 5 कॉलम का। तो इसी के बेस पे जो भी प्लस माइनस और सब्ट्रैक्शन होता था, तो वो कैलकुलेशन बना था स्प्रेडशीट में। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ एक्सेल का। तो ये इसके पास इतना नहीं था कि इसको और ज्यादा ब्रॉडर में लेके जाए, तो उसके बाद सुपर कैलकुलस पब्लिश बाई यहाँ से 1980। उसके बाद से माइक्रोसॉफ्ट ने उसी को आगे बढ़ाते बढ़ाते इसको एक्सेल में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा एक एप्लीकेशन आ गया जो कि मोस्ट डिमांडेड, मल्टीप्लान डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इसका नाम पहले था मल्टीप्लान, फिर से नाम रीनेम होके लोटस हुआ 1 2 3। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्जन ऐसे रिलीज होता गया जब जब रिक्वायरमेंट हुई इंडस्ट्री को, उसी के अकॉर्डिंग सर अभी पिछले। लेटेस्ट 365 चल रहा है। अभी लेटेस्ट हमारा 2019 है सर, 365 चल रहा है। ये दो तरीके होते हैं यहाँ पे। तो ऑफिस एक होता है, मैं बता देता हूँ, ये एक हमारा होता है ऑफिस का। जैसे हम ऑफिस लेते हैं ना, ऑफिस 16 एक प्रोडक्ट होता है। तो एमएस ऑफिस 16 मिलता है, तो ये होता है कि आपको फुल पेड कर दो। तो इसमें क्या होता है, एक बार आप इसको सॉफ्टवेयर को परचेज कर लेते हो, तो हमेशा के लिए आप इसको यूज करते रहोगे, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। जैसे 2019 आप यूज करना चाह रहे हो एमएस ऑफिस का, तो ये चेंज नहीं होगा, ये यही रहेगा। इसका कोई भी न्यू फीचर एडवांस अपडेट नहीं होगा, क्योंकि आपने एक बार इसको परचेज कर लिया, तो जो भी फीचर है बस उसी में आप यूज कर सकते हैं। एक होता है हमारा एमएस ऑफिस 365, ये होता है सर ये हमारा तो सब। क्लाउड बेस्ड। ये क्लाउड बेस है, लेकिन ये सब्सक्रिप्शन बेस है। तो मेरा जो है 365 है, तो मैं क्या हूँ, सब्सक्रिप्शन बेस है। तो अभी जो मैंने जो सब्सक्रिप्शन है मेरा पर्सनल वाला, कई तरह का प्लान है, तो मेरा पर्सनल वाला प्लान है, तो 420 का मेरा प्लान है, जो कि 420 रुपये महीने के जाएगा। और इसमें हमारा ये प्रोडक्ट मिलेंगे एक्सेल एमएस एक्सेस वर्ड। ये हर महीने मुझे 420 पेड करना पड़ेगा, तो ये जो भी फीचर कोई भी एनहेंसमेंट होगा तो मुझे मिल जाएगा ऑफिस 365 में, एक सब्सक्रिप्शन होगा। और पहले क्या था कि ऑफिस एक बार सॉफ्टवेयर आपने परचेज कर दिया, उसके बाद से आपको पे नहीं करना है, वो वही यूज करना है। फिर से आप 2019 करोगे तो फिर से आपको पूरा फुल सॉफ्टवेयर का पेड कर दो, उसके बाद उसको यूज करते रहो।
तो अब इसने ऑफिस 365 इसलिए ऑनलाइन बना दिया कि आप सब्सक्रिप्शन बेस पे ले सकते हो, खुद ही मैनेज करेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्लाउड पे। यहाँ तक कि आप अपने भी इंस्टॉल कर सकते हो इसको 365 को। एक होता है ऑनलाइन, एक होता है हमारा ऑफलाइन। तो अभी मेरा ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। तो कहने मतलब कि मैं वन ड्राइव पे भी सेव कर सकता हूँ इसको, और मैं हार्ड ड्राइव पे भी सेव कर सकता हूँ। दोनों ऑप्शन देता है यहाँ प्रोवाइड कर। तो यहाँ पे यदि मुझे वर्जन जानना है तो एक फॉर्मूला होता है इन्फो, और यहाँ पे इन्फो करने के बाद यहाँ पे रिलीज आता है ना, वर्जन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यहाँ पे इन्फो टैब, और इसको मैं करूंगा तो ये बता देगा कौन सा वर्जन है। 365 का 16 वर्जन है ये। तो ये यहाँ पे 16 वर्जन यूज हो रहा है। तो ये फॉर्मूला के थ्रू भी हम देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद से मैं इससे प्रीवियस क्लास में मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था हिस्ट्री क्या है। तो ये तो क्लियर है ना यहाँ पे, कि अभी इसमें कुछ डाउट है तो इसमें कंपैरिजन जो हमने किया था 2003, 2007, 10, 13, 16। नहीं सर, ये क्लियर था वैसे, लास्ट टाइम भी आपने बताया था। ठीक है, तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा। नेक्स्ट मूव होते हैं। एक बार और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ रो और कॉलम। ये हमारा जो है, ये रो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस ऑफ सेल। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ये हमारा रो चल रहा है ऐसे, ऐसे जो है ये रो है, ये हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस बाय ये रो हो गया। अब ये कह रहा है वर्टिकल सीक्वेंस ऑफ सेल, इसको हम कॉलम बोलते हैं। तो ये हमारा कॉलम हो गया, ये जो भी है ना ये कॉलम हो गया। तो ये रो हो गया, ये जैसे 2, 3, 4, 5 एक तरह से रो हो गया, और जैसे JKLMN एक तरह से कॉलम हो गया जी। अब ये मैंने इससे प्रीवियस वाले क्लास में भी मैंने कवर कर दिया। तो इसमें जब जब जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे उसके हिसाब से हम देखते जाएंगे क्या क्या फीचर है। और फ्लैश फिल वाला भी एक बार मैं बता ही देता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है, बस इसको डिलीट करके, जैसे कि हमें फर्स्ट नेम, इस वाले नेम से हमें फर्स्ट नेम को एक्सट्रैक्ट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस हमें लिखना है फर्स्ट नेम यहाँ पे, जैसे जो भी नाम है यहाँ पे KARAN करण। और चाहे तो हम कंट्रोल यहाँ पे कर्सर करके कंट्रोल+E कर देंगे तो ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। अदरवाइज यहाँ पे हमारा ऑप्शन आता है, यहाँ पे जाने के बाद होम टैब में, और यहाँ पे फ्लैश फिल। तो यहाँ पे भी दे रहा है कि कंट्रोल+E करेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा कर्सर है, और कंट्रोल शॉर्टकट की पर कंट्रोल+E, तो ये ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। वैसे हमें लास्ट में कंट्रोल+D में अलग होता है उसका फंक्शन, कंट्रोल+D का। हाँ, कंट्रोल+D अलग होता है, लेकिन यहाँ पे हम फ्लैश फिल कर रहे हैं। तो फ्लैश फिल का कंट्रोल+E करेंगे तो बस जहां तक ये था सारे एक्सट्रैक्ट कर लगा ऑटोमेटिकली। ये पैटर्न के बेस पे ये फर्स्ट नेम, जो फर्स्ट नेम था एम्प्लॉय का, वो एक्सट्रैक्ट करके दे देगा यहाँ पे। वैसे मान लो कि लास्ट नेम हमें करना है तो जायसवाल लिख देना है बस, JAISAWAL। और इसके बाद से यहाँ पे कर्सर है, और कंट्रोल E करूंगा तो जहां तक डेटा है ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, फेच कर लेगा। कंट्रोल E, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली आ गया। ये तो क्लियर है ना। या तो होम पे जाकर यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा फ्लैश पे, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली शॉर्टकट बता रहा है कंट्रोल+E। यस क्लियर है। ठीक है, तो जो आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछना। अब तब तक के लिए म्यूट कर लो आप, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है तो ज्यादा उधर से नॉइज आ रही है। तो नेक्स्ट हमारा है फिल्टर एंड सॉर्ट। तो यहाँ पे फिल्टर एंड सॉर्ट देखेंगे। तो फिल्टर करने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, डेटा पे जाने के बाद यहाँ पे हमारा फिल्टर होता है। जैसे मैं यहाँ पे कर्सर किया तो ये ऑटोमेटिकली शॉर्टकट बता रहा है कि कंट्रोल+C+L, यानी कंट्रोल+Shift+L करूंगा तो फिल्टर हो जाएगा, या तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये फिल्टर हो गया। अब मुझे क्या फिल्टर करना है, यानी कलर वाइज करना है, कैसे करना है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और मुझे यहाँ पे डेट फिल्टर दिखा रहा है कि मंथ वाइज कैसे करना है। और यहाँ पे भी हम फिल्टर लगा सकते हैं और शॉर्टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जाने के बाद, क्योंकि ये 2018 का डेटा है तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ फिल्टर, क्योंकि ये करंट 2020 का है।
तो जैसे मान लो कि मुझे लास्ट वीक का डेटा फिल्टर करना है, लास्ट वीक का, तो यहाँ पे डेट फिल्टर, और यहाँ पे लास्ट वीक पे मुझे ये करूँगा तो लास्ट वीक में यदि डेटा नहीं था तो नहीं आया, तो इसको मैं क्लियर फिल्टर कर दूंगा और मुझे लास्ट मंथ का कर दे रहा हूँ यहाँ पे डेट फिल्टर, और यहाँ पे लास्ट मंथ, तो लास्ट मंथ का, तो लास्ट मंथ में जो ये था डेटा उसका ये आ गया। तो लास्ट मंथ ये यहाँ से ले लिया 12/27 पिछले वाला, लेकिन इसके साथ साथ और भी हमारे पास ऑप्शन है करने के लिए, जैसे डेट बिटवीन, यहाँ पे बिटवीन, तो यहाँ पे बिटवीन का यूज करके हम फिल्टर कर सकते हैं, जैसे कि हमें कहाँ से कहाँ तक डेट चाहिए। तो जैसे कि मुझे जो डेट चाहिए यहाँ पे, यानी ये हमारा 16 जून से लेकर के, और मुझे किस डेट तक फिल्टर लगाना है, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं 16 जून से लेकर के मुझे अक्टूबर या सितंबर 17 सितंबर तक हमें फिल्टर करना है। तो मैं ओके कर दूंगा, तो इतने सारे डेट पे फिल्टर कर लेगा उस डेट के बीच में फिल्टरिंग का यहाँ पे। तो ये तो हमारा डेट का फिल्टर हुआ। यदि मुझे इस पे फिल्टर करना है, जैसे कि टेक्स्ट पे फिल्टर करना है, तो पहले हम फिल्टर को रिमूव कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ पे फिल्टर को रिमूव करने के लिए या तो यहाँ पे क्लियर फ्रॉम द डेट फिल्टर, या तो यहाँ पे क्लियर कर देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, या तो क्लियर हो गया फिल्टर सब कुछ। अब ये मुझे एम्प्लॉयर नेम या डेजिनेशन किसी भी, जैसे यहाँ पे फिल्टर करना है और डेजिनेशन पे यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे भी ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो एक बार मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट फिल्टर, तो ये कह रहा है इक्वल, डज नॉट इक्वल, बिगिन विथ, एंड विथ, कंटेंट, डज नॉट कंटेन कस्टम फिल्टर। तो अब जैसे इक्वल है, तो यहाँ पे इक्वल हमें देना पड़ेगा किसका हमें फिल्टर करना है, तो मुझे एक्सपर्ट का केवल चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक्सपर्ट भी लिख दूंगा, तो एक्सपर्ट का ये एसोसिएट, ये डेजिनेशन वाला कॉलम पे लगा हुआ है, तो डेजिनेशन में मुझे एसएमई के चाहिए, तो एसएमई कर देंगे, तो एसएमई वाला आ जाएगा यहाँ पे फिल्टर, और इसको क्लियर कर देना, फिल्टर क्लियर हो गया। और हमें इस पे फिल्टर लगाना है, जैसे कि ये लगाना है बिगिन विथ। तो बिगिन विथ क्या होता है कि हमारा जो नेम है, एम्प्लॉय नेम जो है, वो हमें फिल्टर जो करना है जो स्टार्ट हो ए से, ए या बी से, किसी कैसे भी जिसका भी फिल्टर करना चाहे, जैसे मुझे के से स्टार्ट हो एम्प्लॉय का नेम, मुझे उसका फिल्टर करना है। जो भी फर्स्ट कैरेक्टर के से स्टार्ट होता है नेम, मुझे उसका करना है, इसीलिए लिखा है बिगिन विथ। तो जो भी नेम एम्प्लॉय नेम के से स्टार्ट होगा, बस उसी को ही फिल्टर कर लेगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो के से स्टार्ट हुआ उसी को फिल्टर करती है। अब मुझे ये क्लियर कर देना है फिल्टर, तो क्लियर हो गया। फिर से दूसरा ऑप्शन टेक्स्ट पे, बिगिन विद, एंड विद, कंटेंट। तो एंड का मतलब ये हुआ एंड विद, तो जो भी हमारा नेम है, यदि एंड हो रहा है किसी कैरेक्टर से, ए से एंड हो रहा है, यानी जिस एम्प्लॉय का जो नेम है ए से एंड हो रहा है, एक से, उस एम्प्लॉय का हमें सारे फिल्टर करना है। जिस जिस एम्प्लॉय का जो नेम है लास्ट में ए आ रहा है कैरेक्टर, तो उस एम्प्लॉय को मुझे फिल्टर करना है। तो ऐसे कर देंगे, तो जितने भी ये नेम आ रहा है लास्ट में, वो सबका फिल्टर कर दिया। अब फिर से इसको क्लियर कर सकते हैं फिल्टर। फिर से नेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर, और एक होता है हमारा कंटेंट। तो कंटेंट बेसिकली क्या वर्क करता है, जैसे कि कोई भी हमें वर्ड हो गया, चाहे कोई भी लेटर हो गया, करेक्टर हो गया, यदि वो कंटेंट कर रहा है, उसको क्या करें, फिल्टर करें। कंटेंट का मतलब कहीं भी मैचिंग हो नेम में। जैसे मुझे जो फिल्टर करना है, ये मुझे रजत, रजत नहीं, मुझे केवल एम ए कहीं भी कंटेंट करे किसी भी नेम में, बस उस नेम को क्या करिए, फिल्टर कर दे। तो कंटेंट का मतलब कि कहीं भी कंटेंट करे नेम में, एम ए साथ में कहीं भी कंटेंट हो रहा है किसी भी नेम में, उसको केवल फिल्टर करना है। तो यहाँ पे करेंगे, जो भी नेम आ रहा है, एम ए आ रहा है, देखो एम ए आर, तो इसमें भी एम ए आ रहा होगा, जो जी एम ए आ रहा है सबको क्या किया इसने, फिल्टर कर दिया। कंटेंट का मतलब कहीं भी हो कंटेंट करे नेम में, तो उसको फिल्टर कर यहाँ पे। और फिर से यहाँ पे, और इसके बाद से फिल्टर बाय कलर, यानी कलर के थ्रू यदि फिल्टर करना है, तो जैसे मुझे येलो का करना है, तो केवल येलो वाला फिल्टर हो गया, और क्लियर फिल्टर। और फिर से मुझे कलर जो करना है, ये रेड वाला करना है, तो जो भी रेड वाला है तो उसको फिल्टर हो गया, यानी कलर बेस से भी फिल्टर कर सकते हैं यहाँ पे।
तो ये टेक्स्ट वाला फिल्टर हो गया। ये इससे पहले हमने डेट वाला देखा था, डेट को कैसे फिल्टर करते हैं, और इसको हम क्लियर कर सकते हैं फिल्टर को। तो डेट हो गया, टेक्स्ट हो गया इस चीज का। अब यहाँ पे सॉर्टिंग करना है, जैसे कि सॉर्टिंग ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट और सॉर्ट न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। तो सॉर्टिंग भी हम कर सकते हैं, जो भी ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट यानी सबसे पुराना डेट पहले आए उसके बाद से, या तो यहाँ से कर सकते हैं सॉर्टिंग हम कर सकते हैं ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, यानी सबसे ओल्डेस्ट डेट आए पहले उसके बाद न्यूएस्ट आए। तो सबसे ओल्डेस्ट डेट जून से स्टार्ट हुआ तो ये आ गया। अब इसी को हमें सॉर्ट कर देंगे न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। तो यहाँ पे सबसे जो पहले करेंट डेट है इसका आ रहा है, उसके बाद से ओल्डेस्ट डेट ऐसे हो जा रहा है, यानी न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट डेट से हो रहा है फिल्टर। तो ये हमारा एक तरफ से टूल के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फिल्टर कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा जो कलर हो चाहे कुछ भी हो तो हम उसको फिल्टर कर सकते हैं टूल्स के थ्रू, फिल्टर लगा के यहाँ पे। और एक होता है हमारा कस्टम फिल्टर। तो यहाँ पे देखते हैं, एक बार मैं क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ये हो गया। और सॉर्ट बाय कलर, सॉर्ट बाय कलर, तो यहाँ पे कस्टम सॉर्ट। तो यहाँ पे कस्टम सॉर्ट का मतलब ये हुआ कि हम मल्टीपल कॉलम पे सॉर्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमें जो पहला वाला जो है एम्प्लॉय आईडी, उसको मुझे सॉर्टिंग करना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, पहला वाला। और दूसरा वाला हमें है जैसे कि एम्प्लॉय नेम, तो उसको एक और एड लेवल कर सकते हैं और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम कर सकते हैं। और उसको ए टू जेड भी कर सकते हैं, या तो हम जेड टू ए भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसके थ्रू भी हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब मैं ओके करूंगा तो इस तरीके से सॉर्टिंग हो गया। ये हमारा हो गया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो गया, और ये जेड टू ए से ये हमारा सॉर्टिंग हो गया। इस तरीके से सॉर्टिंग कर सकते हैं, कस्टम सॉर्टिंग। अब कस्टम सॉर्टिंग में हमें ये है कि जैसे मान लो कि हमें जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे एक्सपर्ट नॉन प्रोडक्टिव ट्रेनिंग, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे सॉर्टिंग करता हूँ, एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ। और मैं इसको सॉर्टिंग करता हूँ ए टू जेड। तो ए टू जेड का मतलब पहले ई वाला आ गया, उसके बाद से जैसे ई आ गया, फिर से एन आ गया, फिर से टी आ गया, यू आ गया। एक तरफ से करेक्टर देखा जाए तो पहले हमारा ई होता है एक तरफ असेंडिंग ऑर्डर में, फिर से एन, फिर से टी, फिर से यू। लेकिन हमें ये रिक्वायरमेंट ये है कि हम अपने अकॉर्डिंग इसको अरेंज करें। अब मैं मान लो कि इसको जेड टू ए, शॉर्ट जेड टू ए, यानी जेड वाला जो सबसे जेड टू ए का मतलब कि ये जो सबसे लोएस्ट वाला आए, जैसे कि यू आ गया उसके बाद टी आ गया, तो जेड टू ए डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेगा, सॉर्टिंग कर देगा। लेकिन यहाँ पे मेरा ये रिक्वायरमेंट है कि इस ऐसे नहीं करना, मैं अपने तरीके से मुझे इसको अरेंज करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं क्लियर कर दिया यहाँ पे, और इसको मैं कंट्रोल सी कॉपी किया, और यहाँ पे इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसको मैं यूनिक हमें निकालना है, डुप्लीकेट यूनिक कर देना है। तो मैं डेटा में गए और यहाँ पे यहाँ पे आ रहा फ्लैश फिल, एक मिनट, डेटा कंसोलिडेट, रिमूव डुप्लीकेट से यहाँ पे आ रहा ना, रिमूव डुप्लीकेट्स, यानी जितने भी डुप्लीकेट्स उसको रिमूव कर देगा, यानी जो मैंने सेलेक्ट किया हूँ। और इसी पे मैं इसे रिमूव डुप्लीकेट्स करूँगा तो ये रिमूव कर दिया जो भी डुप्लीकेट्स है। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि एक्सपर्ट ट्रेनिंग अंडर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अपने अकॉर्डिंग मुझे अरेंज करना है। मैं ये चाह रहा हूँ कि सबसे पहले जो आए ये ट्रेनिंग वाला है यहाँ पे, इसको और यहाँ पे करता हूँ। पहले मुझे ये ट्रेनिंग वाला है सॉर्टिंग के लिए, कंट्रोल जे, कंट्रोल सी। मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि पहले ट्रेनिंग आए, उसके बाद से ये वाला आए, उसके बाद से ये चीज आए, और इसके बाद से हमारा एक्सपर्ट ये हो गया और ये आए। तो इस तरीके से हमें सॉर्टिंग करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम कस्टम सॉर्टिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे फाइल में,
और यहाँ पे ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे कस्टम रिबन, यहाँ पे जो पहले, एक बार दोबारा मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे फाइल में गए, फिर से ऑप्शन पे जाने के बाद और फिर से एडवांस में जाना है, और इसके बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एडिट कस्टम लिस्ट, यहाँ पे एडिट कस्टम लिस्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑलरेडी जैसे कि संडे मंडे ट्यूसडे ये सारी चीजें ऑलरेडी दे रखा है, तो मुझे एक नया लिस्ट ऐड करना है, तो मैं ऐड पे जाऊंगा यहाँ पे, और ये जो हम ये इसका ऐड किया तो ये यहाँ पे आ गया इंपोर्ट, तो इसको मैंने रेंज को सेलेक्ट कर लिया, और इसके बाद रेंज सेलेक्ट करने के बाद इसको इंपोर्ट करूंगा, तो यहाँ पे ये ऐड हो गया। अब जैसे मैं ओके कर दूंगा, और मैं फिर से इसको ओके कर दूंगा। अब मुझे सॉर्टिंग करना है इस पे ट्रेनिंग वाले पे, एक्सपर्ट वाला पे, यहाँ पे गए और यहाँ पे मैंने सॉर्टिंग पे गए, और यहाँ पे है कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे किस पे लगाना है, हमें एक्सपर्ट और ट्रेनिंग का, तो यहाँ पे एक्सपर्ट और ट्रेनिंग का ये लग गया। और इसके बाद से यहाँ पे कस्टम लिस्ट, तो कस्टम लिस्ट में ये वाला हमें सेलेक्ट करना है, ओके ओके। तो यहाँ पे ये जैसे था उसी के हिसाब से ये सॉर्टिंग हो गया। यहाँ पे जैसे पहले ट्रेनिंग हो गया, तो ट्रेनिंग वाला सॉर्टिंग पहले आ गया, फिर से अंडर रैंप आ गया, तो ये आ गया रैंप अप, अंडर रैंप अप, तो इस तरह से आ गया। फिर से इसके बाद ये चाहिए, यदि ये होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। यहाँ पे एक्सपर्ट जो मैचिंग किया हो गया, नॉन प्रोडक्टिविटी। इस तरीके से हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, कस्टम सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और है, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा जनवरी, और यहाँ पे जनवरी लिखा, इसको JAN जनवरी, फरवरी। अब जैसे मैं केवल जैन लिख रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आ रहा है प्लस आ रहा है, डबल क्लिक करूंगा यहाँ पे फेब भी लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये ऑटोमेटिकली आ जा रहा है। अब मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे गए जैन, और मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली ये सारे चीजें ये आ रहा है दिसंबर यहाँ तक। जैसे मैंने ड्रैग किया ये सारी चीजें आ गई, क्योंकि इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास कस्टम लिस्ट में ये ऑलरेडी था, प्री बिल्ड था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। अब जैसे मान लो ट्रेनिंग में लिख रहा हूँ, यहाँ पे ट्रेनिंग, यहाँ पे TRAIN ट्रेनिंग, और इसके बाद से इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो देखो ऑटोमेटिकली ये आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने कस्टम लिस्ट में इसको ऐड कर रखा है, तो इसलिए ऑटोमेटिकली ये जनरेट कर दे रहा है। तो वैसे ये जैन का था, और वैसे मंडे ट्यूसडे वाला भी करेंगे यहाँ पे, तो वो भी आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे MON मंडे, अब इसको यहाँ पे प्लस वाला करके यहाँ पे करूंगा तो ऑटोमेटिकली मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे, क्योंकि यहाँ पे हमने जो इसको ऐड किया था ये कस्टम लिस्ट में था, इसीलिए आ रहा था। यहाँ पे एडवांस में जाने के बाद, और अभी हमने इस पे मॉडिफाई किया था एडिट कस्टम लिस्ट, तो आप देखोगे एडिट कस्टम लिस्ट में संडे मंडे वाला था, ये ऐसे भी लिखेंगे तो भी आ जाएगा, जनवरी फरवरी वाला था, जनवरी ऐसे भी लिखेंगे तो भी आ जाएगा, ये भी लिखेंगे तो भी आ जाएगा। तो ये सब ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा अपलोडेड है, इनबिल्ट, इसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते इसमें सारी चीज में, लेकिन हमने जो भी ऐड किया था इसमें हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको डिलीट करके दूसरा इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? सर इसका मतलब ये अपने अकॉर्डिंग ही हम मतलब कस्टम लिस्ट बनाना चाह रहे हैं ना, अगर हमारी जो रिक्वायरमेंट है। जैसे हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें सॉर्टिंग करना है अपने अकॉर्डिंग, कि मेरे पास ये पहले आना चाहिए, इसके बाद ये आना चाहिए, तो उस तरीके से हम कस्टम लिस्ट बना के उसको सॉर्टिंग कर सकते हैं।
ओके सॉर्टिंग के पर्सपेक्टिव। ओके सर। तो ये सेल रेफरेंस पे यदि इसने हमने कल डिस्कस किया था, इसमें क्वेश्चन है कि फिर से दोबारा मैं समझाऊं इसको? एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है। अब फ्रीज सिस्टम होता क्या है, जैसे कि मैं ऐसे बता दे रहा हूँ नॉर्मली। अब जैसे ये वाला है सेल A2 है ना सेल, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, और इस चीज को मैं रेफरेंस ले रहा हूँ A2 को, राइट। अब मैं A2 को यहाँ पे ले रहा हूँ और यहाँ पे कंट्रोल D किया तो ये आ गया, और फिर से इसी चीज को यहाँ पे कंट्रोल R किया तो ये आ गया, राइट। अब देखो होता क्या है यहाँ पे हमने A2 लिया, तो A2 के पास कोई भी डॉलर ना आगे ना पीछे, यानी A के बाद भी कोई डॉलर नहीं है और 2 के बाद भी नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है हमारे पास, ये हमारा है रिलेटिव रेफरेंस, रो एंड कॉलम बोथ आर फ्री, यानी किसी के पास फ्रीज नहीं है, एक तरह से फ्री है। तो इसको हम कहते हैं एक तरह से रिलेटिव रेफरेंस। तो इसको हम कहीं भी नीचे भी यदि इसको लेके जाते हैं और कॉलम वाइज भी यदि हम इसको लेके जाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो ये क्या होगा, सेल हमेशा चेंज होता रहेगा, कॉलम भी चेंज होगा और रो भी चेंज होगा। अब देखो यहाँ पे क्या था, A2 था, अब नीचे आ गया तो ये क्या होगा, रो चेंज होगा। तो A2 की जगह जब रो चेंज होगा तो A3 हो जाएगा, यहाँ पे देखो A4 हो जाएगा। यहाँ पे A2 था, एक और बीच में भी है लेकिन ये हाइड है तो मैं इसको भी कर दे रहा हूँ। अब यहाँ से जैसे ये फ्रीज नहीं है ना, A फ्रीज है ना 2 फ्रीज है। अब मैं नीचे लेके जाऊंगा, इसको इंक्रीज करूंगा रो वाइज, तो देखो A2 से A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा, A5 हो जाएगा, A6 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे इधर कॉलम में इंक्रीज करूंगा तो ये क्या हो रहा है, A की जगह ये A पे है तो अब ये B हो जाएगा और ये C हो जाएगा। तो यहाँ पे A पे है, अब यहाँ पे किया तो B हो गया, और यहाँ पे किया तो C हो गया। तो यानी ना हमारा कॉलम फिक्स है ना हमारा रो फिक्स है। अब दूसरे केस में क्या होता है कि हम इसके आगे डॉलर लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फिक्स हो जाएगा, ए को हमने फिक्स कर दिया, यानी कॉलम हमारा कहीं नहीं जाएगा, बढ़ेगा नहीं। अब इसी चीज को एंटर कर दिया, एक मिनट हो। हेलो। तो यहाँ पे देख रहे थे कि यदि हमने डॉलर लगा दिया ए के बाद, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए कॉलम को इसने फ्रीज कर दिया। अब इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ कंट्रोल डी, तो देखो यहाँ पे ए पे फ्रीज है, और यहाँ पे भी मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कंट्रोल आर कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए हमारा फ्रीज है लेकिन रो को हमने फ्रीज नहीं किया, तो रो को फ्रीज नहीं किया तो ये रो हमारा बढ़ेगा, 2 3 4 बढ़ेगा। देखो यहाँ पे 3 भी बढ़ा, 4 भी बढ़ा, 5 भी बढ़ा, 6 भी बढ़ा। लेकिन हम ए के आगे डॉलर लगाया तो लेकिन ये कॉलम नहीं बढ़ेगा, कॉलम हमारा फिक्स रहेगा। यहाँ पे देखो ए ही रहा, यहाँ पे भी क्या रहा, ए रहा। अब मैं दोनों को यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, इसके आगे भी मैंने डॉलर लगा दिया, ये दोनों फिक्स हो गया। तो दोनों फिक्स हो गया तो कोई भी नहीं बढ़ेगा, ना 2 बढ़ेगा ना ए बढ़ेगा। अब मैंने यहाँ पे कंट्रोल डी कर दिया और यहाँ पे कंट्रोल आर कर दिया। तो अब देखो कोई भी मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो यहाँ पे ना ए बढ़ रहा है ना कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों को हमने फ्रीज कर दिया। तो दोनों को हमने फ्रीज कर दिया तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस, रो एंड कॉलम बोथ आर फिक्स। तो यहाँ पे ना ए बढ़ेगा ना 2 बढ़ेगा, क्योंकि कॉलम को भी मैंने फिक्स कर दिया और रो को भी फिक्स कर दिया। यदि रो वाइज देखा जाए कि क्या ये इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि फिक्स है। अब इधर हम कॉलम वाइज देखते हैं तो कॉलम वाइज भी हमारा इंक्रीज नहीं। तो ये था, तो सारे फॉर्मूला इसमें इसी बेस पे यहाँ पे लगा हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी फिक्स नहीं किया, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। यानी हमने प्राइस और क्वांटिटी को क्या किया, मल्टीप्लाई किया तो हमारा टोटल अमाउंट आया।
तो इसमें हमने कोई फिक्स नहीं किया, यानी ये फ्री है, तो ये हमारा हो गया रिलेटिव रेफरेंस। अब इस वाले में हमने क्या किया, फिक्स कर दिया जीएसटी को, तो एब्सोल्यूट रेफरेंस हो गया ये। हम जीएसटी को क्योंकि यदि हम फिक्स नहीं करेंगे तो ये इसका रो बढ़ता ही रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे R3 को हमने फिक्स कर दिया, जैसे हम मूव कर रहे हैं तो R3 मूव नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसको फिक्स कर दिया, रो और कॉलम दोनों को हमने, सॉरी यहाँ पे हमने केवल फिक्स कर दिया रो को यहाँ पे, तो रो को एब्सोल्यूट रेफरेंस हो गया यहाँ पे। यानी देख लेते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, एब्सोल्यूट रेफरेंस रो एंड कॉलम बोथ आर फिक्स, यानी दोनों को भी हम फिक्स कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये कर दिया और F4 कर दिया, ये फिक्स हो गया, कंट्रोल D, तो ये हमारा फिक्स हो गया, रो और कॉलम दोनों फिक्स हो गए। तो यहाँ पे यदि देखा जाए यहाँ पे भी R3 है, यहाँ पे भी R3 है, यहाँ पे भी R3 है, क्योंकि हमने इसको फिक्स कर दिया, जीएसटी 18% ही हमें मल्टीप्लाई करना है। यदि हम इसको फिक्स नहीं करते रो को, तो ये क्या करता, नीचे मूव होता, R3 से R4 हो जाता, R5 हो जाता, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता, इसीलिए हमने फिक्स कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस, यानी रो और कॉलम दोनों को हमने फिक्स कर दिया यहाँ पे। और इसी में यहाँ पे रो मिक्स रेफरेंस, तो यहाँ पे हमने क्या किया, रो मिक्स। तो यहाँ पे रो मिक्स का मतलब ये हुआ कि हमने फिक्स ओनली रो को हमने क्या किया, यहाँ पे फिक्स किया। तो रो को हमने फिक्स किया यानी 16, यानी 16 के आगे डॉलर लगा, तो इसका मतलब ये जीएसटी वाला को हम फिक्स कर दिया, यानी रो ये इंक्रीज नहीं होगा, यानी नीचे डाउन नहीं होगा। तो यहाँ पे 16 वाला हमने लगा दिया सब में, क्योंकि 18 वाला ही लेना था 16 वाले रो को, तो इसलिए इसने 18 वाला दिया। यहाँ पे 16 वाला नीचे कर रहे हैं। और वैसे इस वाले में भी हमारा कॉलम मिक्स रेफरेंस, यानी कॉलम को हमने फिक्स कर दिया। तो यहाँ पे देखो कॉलम यानी पी के आगे डॉलर लग गया, इसका मतलब कॉलम को हमने फिक्स कर दिया, यानी कि पी है तो इधर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देख रहे थे कि हमने कॉलम मिक्स रेफरेंस, यहाँ पे हमने क्या किया था, कॉलम को हमने फिक्स कर दिया था, यानी पी के आगे डॉलर लगाया, इसका मतलब कि हमारा कॉलम फिक्स है, यानी ये मूव नहीं होगा। जैसे हम कॉलम वाइज इंक्रीज करेंगे तो फॉर्मूला को, तो यहाँ देखो यहाँ पे भी पी है, यहाँ पे भी P14 है, यहाँ पे भी हमारा P14 है, और सारी चीजें हमारा मूव हो रही है, लेकिन पी को हमने फिक्स कर दिया यहाँ पे, यही इसको बोलते हैं कॉलम मिक्स रेफरेंस। तो ये वाला पार्ट क्लियर है ना यहाँ पे? हाँ सर क्लियर है। और यहाँ पे ये देखते हैं पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल जैसे कि हमारे पास ये डेटा है, अब इसमें से मिक्स जो हमारा है, एक तरह से कमेंट भी है यहाँ पे, जैसे किया तो ये कमेंट भी है, और यहाँ पे ये कमेंट है, और यहाँ पे हमारा फॉर्मूला भी लगा हुआ है। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे केवल या तो फॉर्मूला हमें लेके पेस्ट करना है, और केवल हमें वैल्यू को पेस्ट करना, तो ये हमारा वैल्यू हो गया। तो ये रिक्वायरमेंट ये है यहाँ पे कि मुझे केवल फॉर्मूला चाहिए यहाँ पे। तो फॉर्मूला मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल C, ये कॉपी कर लिया पूरा, इसमें आ गया। अब मुझे यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे कर्सर करूंगा, और ये शॉर्टकट की मैं अप्लाई करूंगा, Alt ES V, या तो यहाँ पे भी राइट क्लिक करके और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करूंगा। पेस्ट स्पेशल पे नहीं, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली दे रहा है कि आपको फॉर्मूला करना है तो फॉर्मूला कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यू करना वैल्यू आ जाएगा, पेस्ट करना पेस्ट, सारे आ जाएंगे। पेस्ट का मतलब कि सब कुछ कंबाइन, जो भी कॉपी किया था एज इट इज सारे आ जाएंगे वैल्यू। लेकिन यहाँ पे वैल्यू है तो केवल वैल्यू आएगा, वहाँ पे जो भी वैल्यू होगा। और यहाँ पे फॉर्मूला है तो केवल फॉर्मूला आएगा, और यहाँ पे ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज आ जाएगा, ये फॉर्मेटिंग है तो फॉर्मेटिंग आ जाएगी, लिंक है तो पेस्ट लिंक आ जाएगा। तो ये तो रेडीमेड बना हुआ है, लेकिन एक तरह से Alt ES जैसे यहाँ पे करके मैं प्रेस करूंगा शॉर्टकट Alt ES, एक तरफ से ये वाला हमारे पास विंडो ओपन होगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। अब मुझे क्या करना है, केवल फॉर्मूला पेस्ट करना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला पे मैं चेक करूंगा, और मैं ओके करूंगा, तो ये क्या करेगा, केवल फॉर्मूला वाला पार्ट ही यहाँ पे कर देगा। यहाँ देखो सम
H1 से H7, तो H1 से H7 तक का केवल फॉर्मूला क्या किया, यहाँ पे आ गया, केवल फॉर्मूला आया और कुछ नहीं आया। अब मुझे केवल वैल्यू यहाँ पे लेके आना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे कंट्रोल सी कॉपी किया और यहाँ पे ऑल्ट ई एस और वी करूंगा तो वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे वी करूंगा और टी एस वी, तो यहाँ पे वैल्यू आ गया। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला कुछ भी नहीं आया, केवल वैल्यू आ गया इसमें से। अब मुझे केवल कमेंट लेके आना है यहाँ पे, तो ये तो इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ इस सेल को, इसको भी डिलीट कर, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे केवल कमेंट चाहिए, तो यहाँ पे इसमें भी कमेंट है, तो केवल कमेंट वाला मुझे चाहिए, तो कंट्रोल सी और यहाँ पे ऑल्ट ई एस और यहाँ पे जो भी कमेंट है सी प्रेस करेंगे तो कमेंट एंड नोट्स आ गया। तो ये कमेंट एंड नोट्स पे चेक हो गया, ओके कर दूंगा, तो ये केवल कमेंट आ गया यहाँ पे और कुछ नहीं आया। तो वैसे वैलिडेशन चाहिए, तो वैलिडेशन क्या है, एक तरह से यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ रहा है वैलिडेशन का, कि आगे पढ़ेंगे डेटा वैलिडेशन कैसे लगाते हैं। तो बस ये यहाँ पर हम समझते हैं कि केवल वैलिडेशन हमें पार्ट इसमें से निकालना है, पेस्ट करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ कंट्रोल सी किया और यहाँ पे वैलिडेशन पे ऑल्ट ई एस और यहाँ पे वैलिडेशन है, वी पे क्लिक किया वैलिडेशन, ओके, तो यहाँ पे ये आ गया। अब इसी चीज को हमने कॉपी किया, कंट्रोल सी और यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे ऑल्ट ई एस और मुझे ट्रांसपोज करना है, तो ये क्या करेगा, ये रो वाइज है तो ये कॉलम वाइज कर देगा, यहाँ पे कॉलम वाइज कर दिया ट्रांसपोज पे। तो ये हमारा पेस्ट स्पेशल का क्या है, फॉर्मेट है, कि हमारे पास कोई डेटा है उसमें केवल एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकालना है, तो कैसे करें, या तो हमें फॉर्मूला निकालना है या तो हमें कमेंट निकालना है, तो उस चीज को कैसे हम पेस्ट करेंगे। अब एक चीज यहाँ पे और है, अब जैसे मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये है कि ये सारी चीजें इसमें एडजस्ट हो जाए, जैसे इस तरह का डेटा है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये वाला जो है यहाँ पे आ जाए। यदि मैनुअली मैं करूंगा तो क्या करूंगा कि इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूंगा। तो इसके पास एक्सेल में एक फंक्शनलिटी होती है, इसको आप कॉपी करो, यहाँ पे कंट्रोल सी कॉपी हो गया और यहाँ पे ऑल्ट ई एस और यहाँ पे लिखा है ना इसकी ब्लैंक, तो यहाँ पे इसकी ब्लैंक ओके कर दिया, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें एडजस्ट हो गया, इसके आगे ये, इसके आगे ये, ऑटोमेटिकली। इस तरह के कोई प्रॉब्लम आता है, यदि इसमें एडजस्ट करना हो तो हम इस चीज का फंक्शनलिटी की यूज कर सकते हैं, इसकी ब्लैंक का यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारा है शॉर्टकट की, जो मोस्टली यूज होता है जब भी हम कोई वर्क करते हैं एक्सेल पे। तो जैसे मान लो कि टू सेलेक्ट द इंटायर कॉलम, अब जैसे मान लो इस इंटायर कॉलम को ही हमें सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे कर्सर गया और कंट्रोल स्पेस में शॉर्टकट करूंगा तो इंटायर कॉलम ही सिलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि ये इंटायर रो को सिलेक्ट करना है, तो शिफ्ट स्पेस करूंगा, यहाँ पे शिफ्ट स्पेस, तो ये पूरा हमारा एक तरह से इंटायर रो सिलेक्ट हो गया। जैसे इंसर्ट कॉलम या रो, यानी कंट्रोल प्लस करूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जिसपे हमारा ये रहेगा, जैसे मान लो इसको सिलेक्ट किया, अब मैंने प्रेस किया कंट्रोल प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रो सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस तो रो सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल प्लस रो हो गया, और कंट्रोल माइनस करूंगा तो डिलीट हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से शॉर्टकट है, जैसे हाइड करना है तो ऐसे कर लेंगे, ये बस प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे जो भी लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा यहाँ पे। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, ये सब शॉर्टकट है, नेम मैनेजर आगे पढ़ेंगे, करंट डेट, ये ऑटो सम सेम। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है अभी तक? नहीं सर, ये तो शॉर्टकट लगाते लगाते हैबिट में आ ही जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा इंट्रोडक्शन टू था, लेकिन नेक्स्ट जो क्लासेस से हमारा होम टास्क भी मिलेगा, मैं होम टास्क दूंगा कि उसको कैसे करना है। तो ये इंट्रोडक्शन था, तो इसीलिए इसमें बस ये हमने कवर किया, बस कि एक्सेल क्या होता है, कौन कौन से, यानी छोटे मोटे बस बेसिक था सब कुछ, ये चीजें था इसमें। और इसमें नेक्स्ट जो क्लासेस हम करेंगे यहाँ पे फॉर्मेटिंग वाला, तो ये फॉर्मेटिंग वाला हम देखेंगे यहाँ पे।
ये सारे फॉर्मेटिंग का कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, कस्टम फॉर्मेट यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में, रिमूव टू हाइपरलिंक, ये सारे नेम मैनेजर, गो टू का यूज, गो टू स्पेशल, फिर से गो टू स्पेशल 1, तो इस तरीके से। तो ये भी एक बेसिक ही है यहाँ पे। इसके बाद से मुझे लग रहा है इसके बाद से हमारा आएगा होम टास्क का, वो जब फॉर्मूला पे हम मूव होंगे तो सारी चीजें। सर ये बेसिक चीजों की प्रैक्टिस किस बेस पे करें सर? कोई आप डेटा दोगे या फिर मतलब वीडियो जो रिकॉर्डेड है उसके हिसाब से स्टेप्स करें? अभी बेसिक आप बस ऐसे जो भी मैंने बताया हूँ वो आप उसको देखो कि कौन सा फंक्शनलिटी किधर है, कैसे हम, जैसे कॉपी पेस्ट वाला मैंने बताया था, तो आप उसको प्रैक्टिस करो कैसे होता है, सारी चीजें जो भी मैंने बताया अपने हैंड से प्रैक्टिस करो। अब जैसे इसके बाद से जो भी मैं बताया हूँ अपने तरीके से करो कैसे होता है, इस तरह का डेटा है जैसे फॉर्मूला में, तो इस तरीके से। तो सर रिकॉर्डिंग नेक्स्ट, क्लास के बाद ही आप प्रोवाइड करोगे या मतलब? नहीं ये क्लास ओवर हो जाएगा उसके बाद से मैं रिकॉर्डिंग करूँगा।